Dear students, in today's lecture, we shall discuss about various kidney problems and their cures. हम इस लेक्चर में जिन किडनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे उनमें पहली है किडनी स्टोन्स और किडनी स्टोन्स का इलाज लिथोट्रिप्सी के मेथड से कैसे किया जाता है इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम हम रीनल फेलर यानी किडनीज का फेल हो जाना इसको डिस्कस करेंगे और इसकी ट्रीटमेंट की दो जो ऑप्शंस हैं डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट इनको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं किडनी स्टोन्स को। किडनीज में अगर स्टोन्स बन जाते हैं तो ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन यानी पेशाब आने में रुकावट का बायस बनते हैं और आमतौर के ऊपर किडनी स्टोन्स बाज़ दफ़ा बड़े आराम से किडनीज में मौजूद भी रहते हैं, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। स्टोन्स क्यों बनते हैं? स्टोन्स बनने की कई वजूहात हैं और स्टोन्स की मुख्तलिफ केमिकल नेचर भी होती हैं, यानी कोई स्टोन्स एक टाइप के नहीं हैं और किसी एक वजह से नहीं बनते, कई वजहों से मुख्तलिफ अक़साम के स्टोन्स बनते हैं। एक सबसे कॉमन जो वजह है उसमें एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसे कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया, यानी कि हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम इन ब्लड। अगर ये कंडीशन होती है तो कैल्शियम की बनी हुई क्रिस्टल्स किडनीज में स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। दूसरी कॉमन वजह है हाइपर ऑक्सिलूरिया, यानी कि ब्लड में हाई लेवल ऑफ ऑक्सिलेट्स हो तो ये भी किडनी में कैल्शियम ऑक्सिलेट के स्टोन्स बनाने में रोल प्ले करता है। तो ये जो ऑक्सिलेट्स होते हैं, हाइपर ऑक्सिलूरिया की जो वजह हैं, ये बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स में और टमाटोज़ में होते हैं और इसलिए ये अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाएं तो हाइपर ऑक्सिलूरिया का बायस बनती है। ये जो साल्ट्स होते हैं, ऑक्सलेट्स और कैल्शियम के अदर कंपाउंड्स, ये यूरिन फॉर्मेशन के वक्त जब फिल्ट्रेशन होती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रेसिपिटेट करते रहते हैं और किडनी में जमा होते रहते हैं और आखिरकार होकर स्टोन्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है और हाइपर ऑक्सिलूरिया क्या होता है और किस तरह से ये किडनीज में स्टोन्स बनाने में रोल प्ले करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर के ऊपर कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के जो स्टोन्स हैं सबसे ज़्यादा कॉमन ये हैं और तमाम किडनी स्टोन्स का 70% जो है वो ये मिलते हैं, यानी ज़्यादातर 70% पेशेंट्स में अगर किडनी स्टोन्स हों तो हम देखते हैं कि वो कैल्शियम ऑक्सलेट के होते हैं, जबकि 15% पेशेंट्स में कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए स्टोन्स मिलते हैं, जबकि यूरिक एसिड से बनने वाले स्टोन्स जो हैं वो तकरीबन 10% पेशेंट्स में पाए जाते हैं। अब किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट क्या होती है? तो पहली ट्रीटमेंट तो होती है सर्जरी, कि किडनी स्टोन्स को सर्जरी करके किडनी में से रिमूव कर दिया जाए। हाँ, इस मेथड को अब सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत के वक्त ही इस्तेमाल किया जाता है और कम इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो मेथड है लिथोट्रिप्सी, इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स है, इसमें सर्जरी नहीं की जाती, बल्कि इसमें स्टोन्स को, बेशक वो किडनी के स्टोन्स हों, किडनी से निकलने वाली ट्यूब यूरेटर में हो या गाल ब्लैडर, पित्ते में भी पथरियाँ होती हैं, उसमें भी ये लिथोट्रिप्सी का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। लिथोट्रिप्सी के मेथड में स्टोन को अपनी जगह पर ही रहते हुए ब्रेक कर दिया जाता है, छोटे छोटे पीसेस में रेत में ब्रेक हो जाएगा और एज ए रिजल्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स बॉडी से बाहर निकल जाएंगे विद यूरिन।
लिथोट्रिप्सी कैसे की जाती है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। सबसे कॉमन मेथड जो है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यानी बॉडी के बाहर से वेव्स को बॉडी के अंदर भेजना और उसके नतीजे में स्टोन्स को ब्रेक कर लेना। कौन सी वेव्स को यूज किया जाता है, तो इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्सरेज को यूज किया जाता है या अल्ट्रासाउंड्स को यूज किया जाता है। और ये एक्सरे या अल्ट्रासाउंड मशीन से ये वेव्स निकलती हैं और बॉडी के बाहर से ही अंदर स्टोन को हिट करती हैं, और जब ये वेव्स जो है वो स्टोन को हिट करती हैं तो स्टोन जो है वो टाइनी पीसेस में या सैंड में तब्दील हो जाता है और फिर यूरिन के रास्ते बाहर आ जाता है। तो ये जो लिथोट्रिप्सी है इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज लिथोट्रिप्सी। डियर स्टूडेंट्स, स्टोन्स और इसके अलावा बहुत सारे और बीमारियां पैदा करने वाले फैक्टर्स जो होते हैं, मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल फैक्टर्स जिसमें इन्फेक्शंस आ जाती हैं या मुख्तलिफ किस्म के पॉइजन्स केमिकल नेचर के जो हैं, वो अगर बॉडी के ऊपर मुसलसल एक्ट करते रहें तो इस सूरत में नेफ्रॉन को आहिस्ता आहिस्ता किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं उनको या उनके ग्लोमेरुलर पार्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये जो डिस्ट्रक्शन होती है इसके नतीजे में ब्लड में यूरिया का लेवल और नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल राइज करना शुरू हो जाता है। ये जो कंडीशन होती है जब एक खास लेवल से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर रीनल फेलियर हो जाता है, यानी किडनीज अपना काम करना बंद कर देते हैं। यानी जितने नेफ्रॉन्स डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं, किडनीज का फंक्शन कम होता चला जाता है, और जब एक खास हद से ज़्यादा नेफ्रॉन्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो जाहिर है किडनीज अपना फंक्शन बंद कर देते हैं और इसे हम कहते हैं रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के नतीजे में यूरिया का लेवल जब राइज होता है तो उसके नतीजे में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। आपको पता है कि यूरिया इज़ पॉइजनस फॉर बॉडी और इसकी रिमूवल इंतहाई ज़रूरी होती है। तो जब यूरिया का लेवल राइज होना शुरू होता है तो ब्लड प्रेशर में इंक्रीज आ जाती है, खून की कमी हो जाती है और मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब रीनल फेलियर हो जाता है, यानी किडनीज अपना काम करना बंद कर देते हैं, तो उस सूरत में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या किया जाता है। अगर सॉल्यूशन ना किया जाए तो जाहिर है कि यूरिया लेवल राइज करता है और एज ए रिजल्ट मरीज की तो डेथ हो जाती है। तो मरीज को बचाने के लिए ऐसा मरीज जिसके किडनीज अपना फंक्शन छोड़ चुके हैं और वो नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आर्टिफिशियल मेथड यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस में एक डायलाइजर इस्तेमाल किया जाता है जो कि किडनी मशीन है या आर्टिफिशियल किडनी है, जो कि किडनी के प्रिंसिपल ही पर काम करता है और नाइट्रोजन वेस्ट को और एक्सेस वाटर को ब्लड से रिमूव कर देता है। डायलिसिस करने के दो मेथड्स हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस जो है, इस प्रोसीजर में ब्लड बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि खून निकालना हो सिरिंज लगाई जाती है, या अगर आपने खून अतिया करना हो तो डोनेशन के वक्त में ब्लड एक पाइप के थ्रू निकलता आता है और एक बैग में जमा होता है। इसी तरीके से ब्लड को एक वेन से निकाला जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता एक डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी में से सर्कुलेट करते हुए घूम फिर के वापस दूसरी तरफ से एंटर कर दिया जाता है बॉडी में। इस दौरान में ब्लड की सफाई की जाती है। सफाई कौन सा हिस्सा करता है? डायलाइजर करता है। डायलाइजर जो है इसके पास इसके अंदर दो स्पेसिस होती हैं जिनके दरमियान में एक थीन मेम्ब्रेन होती है। ब्लड जो है
ये मेम्ब्रेन की एक साइड से गुजर रहा होता है और दूसरी साइड के ऊपर मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है। मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और इसके थ्रू वेस्ट और एक्सेस वाटर ब्लड में से मूव करके डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। डायलिसिस फ्लूइड को बाद में वेस्ट कर दिया जाता है और ब्लड साफ होकर दूसरे रास्ते से दूसरी वेन के थ्रू बॉडी में वापस चला जाता है। तो ये है हीमोडायलिसिस। दूसरा जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस का भी सेम प्रिंसिपल है, लेकिन इसको इंतहाई क्रिटिकल किस्म के पेशेंट्स में जिनके पास हॉस्पिटल में जाने का टाइम ना हो और उनको घर में ही रखते हुए फौरी तौर के ऊपर उनका डायलिसिस किया जाए, ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसमें ब्लड को बॉडी से बाहर निकाल कर मशीन में से नहीं गुजारा जाता, बल्कि बॉडी के अंदर एक फ्लूइड को एंटर किया जाता है जो कि फिल्ट्रेशन करवा देता है। इस मकसद के लिए एब्डोमेन के अंदर एक पेरिटोनियल कैविटी होती है। डायग्राम में इसीलिए डायग्राम लगाई है कि इसमें आपको वाज़ेह हो जाए कि किस जगह के ऊपर एब्डोमेन के अंदर थोड़ी सी खाली जगह होती है जिसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। और इस पेरिटोनियल कैविटी के गिर्द एक थिन मेम्ब्रेन होती है या थिन एपिथेलियम होती है जिसे कहते हैं पेरिटोनियम। ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है। जब हम पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड फिल कर देते हैं एक कैथेटर के ज़रिए से, यानी एक नीडल के ज़रिए से, सुई के ज़रिए से, इंजेक्शन वाली सिरिंज की जो सुई होती है उसको हम कैथेटर कहते हैं। तो इसके थ्रू पेरिटोनियल कैविटी में डायलिसिस फ्लूइड एंटर कर दिया जाता है और पेरिटोनियम एक्ट करती है एज ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके गिर्द ब्लड फ्लो कर रहा होता है बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन में नॉर्मल चल रहा होता है। तो जब ये फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में भरा जाता है तो जितने भी एक्सेस वाटर और वेस्ट होते हैं वो डिफ्यूज करके डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। डायलिसिस फ्लूइड को सिरिंज के ज़रिए बाहर खींच लिया जाता है और नतीजा ये होता है कि ब्लड अंदर से साफ हो जाता है। ये वाला मेथड जो है इसको रिपीट करना पड़ता है सेवरल टाइम्स अ डे। ये जो हमने डायलिसिस का पूरा टॉपिक पढ़ा, डायलिसिस और उसकी दोनों किस्म की टाइप्स, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, ये ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है। हाँ, इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। दोनों के ऊपर अलहदा से नोट लिखना या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछना भी कॉमन बात है। तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के तौर पर इसको याद करना है। अब हम देखते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट क्यों किया जाता है। अगर किसी के किडनीज मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं तो डायलिसिस जो है वो एक टेम्पररी मेजर है, टेम्पररी मेथड है। कुछ अरसे तक तो कैरी किया जा सकता है, लेकिन इसके थ्रू मुकम्मल तौर के ऊपर ब्लड की सफाई नहीं हो पाती और नतीजा ये होता है कि पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता चला जाता है। तो जब रीनल फेलियर बहुत ज़्यादा हो जाए और इस कंडीशन को फिर कहते हैं यूरीमिया या एंड स्टेज रीनल डिजीज़, तो फिर डायलिसिस जो है वो ज़्यादा अरसे के लिए जारी नहीं रखा जा सकता, पेशेंट की डेथ होने का ख़तरा होता है। तो ऐसे में फिर कोई मैचिंग डोनर किडनी ढूंढा जाता है जिसे सर्जिकली ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है पेशेंट के अंदर और यूँ उसके पास एक किडनी आ जाता है जो कि नॉर्मल तरीके से फंक्शन करता है और यूँ पेशेंट की लाइफ को बचा लिया जाता है। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट परमानेंट सॉल्यूशन है रीनल फेलियर का।